नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जैसे कि अपकिरण के बारे में। तो उसके मध्य हमने विचलन माध्य रीति को पढ़ा और विस्तार को पढ़ा, सीमा रीति को पढ़ा, अंतर चतुर्थक विस्तार को पढ़ा। अब हमको देखना था माध्य विचलन। तो माध्य विचलन को मैंने आपको बताया था। तो हमें इसकी गणना किस रूप में करना है, इस चीज़ को हमको जानना है, उसकी गणना विधि को पढ़ना है। तो पहला है माध्य का चुनाव। ठीक है, माध्य विचलन की गणना किस रूप में की जाती है। तो सबसे पहले माध्य का चुनाव करना होता है। किस प्रकार इसका चुनाव हम करेंगे, जैसे कि सर्वप्रथम ये निश्चित करना पड़ता है। ठीक है, सर्वप्रथम ये निश्चित करना पड़ता है कि समांतर माध्य बहुलक या माध्यिका में से किस माध्य से माध्य विचलन निकालना है। सबसे पहले हमें तय करना पड़ता है बहुलक से माध्य विचलन निकाला जा रहा है या फिर माध्यिका से माध्य विचलन निकाला जा रहा है या फिर समांतर माध्य से माध्य विचलन निकाला जा रहा है। ये निश्चित करते समय माध्यिका को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जब निश्चित हम करते हैं तो हमको माध्यिका को ही प्राथमिकता दी जानी है। जहाँ पर मैंने आपको बताया था माध्यिका जो CF संचयी आवृत्ति के माध्यम से हम निकालते हैं, क्योंकि यह स्थिर और प्रतिनिधि होती है। माध्यिका जो होता है स्थिर और प्रतिनिधि होती है। समांतर माध्य से भी विचलन लिया जा सकता है। ठीक है, समांतर माध्य से भी विचलन लिया जा सकता है, परंतु बहुलक का प्रयोग यथासाध्य नहीं करना चाहिए। बहुलक का प्रयोग यथासाध्य नहीं करना चाहिए। इसमें थोड़ा सा कठिनाई महसूस होगी, आपको हल करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस करना पड़ता है। यदि प्रश्न में स्पष्ट रूप से यह ना दिया गया हो कि किसी माध्य से माध्यिका विचलन निकालना है तो माध्यिका का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, यदि किसी प्रकार का कोई स्वरूप नहीं दिया जाता है कि आपको बहुलक से ज्ञात करना है, माध्य से ज्ञात करना है, तो आप वहाँ पर सबसे अच्छा विधि माध्यिका के माध्यम से ही आप उसे ज्ञात करें, तो आपके लिए बहुत ही सरल होता है। ये हो गया माध्य का चुनाव। दूसरा हो गया विचलन निकालना। कैसे हम विचलन निकालेंगे। ठीक है, तो निश्चित किए हुए जो हम निश्चित करते हैं कि माध्य से निकालना है कि माध्यिका से निकालना है कि बहुलक से निकालना है, तो निश्चित किए हुए माध्य से प्रत्येक मूल्य का विचलन निकाल लेते हैं। निश्चित किए हुए माध्य से प्रत्येक मूल्य का विचलन निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसकी गणना को और आगे बढ़ाते हैं। तो फिर तीसरा हो गया विचलनों का योग। जैसे कि पहले बताया था आपको माध्य का चुनाव, फिर विचलन का निकालना, अब विचलनों का योग। कैसे इसके योग को हम किससे डिवाइड करते हैं, सभी विचलनों का जोड़ लेते हैं। ठीक है, सभी विचलनों का जोड़ लेते हैं। ऐसा करते समय सभी विचलनों को धनात्मक मान लिया जाता है। मैंने आपको बताया था कहीं पर भी ऋणात्मक का प्रयोग नहीं होता, धनात्मक मान लेते हैं। ऋणात्मक विचलनों को भी धनात्मक ही मानते हैं। ऐसे विचलनों को प्रकट करने के लिए, ठीक है, डी में देखिए, डी को विचलन के रूप में दर्शाया जाता है। दोनों तरफ सीधी रेखा बना दी जाती है, दोनों तरफ सीधी रेखा बना जाती है। इसमें डी को विचलन के रूप में दर्शाया जाता है। डी का अर्थ होता है विचलन। निकालते समय ऋण और धन का ध्यान नहीं रखा गया है। ठीक है, विचलन निकालते समय ऋण और धन का ध्यान नहीं रखा गया है। माध्य विचलन में ऐसा होता है। चिन्हों का ध्यान न रखने का प्रमुख कारण यह है कि समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग शून्य होता है। समांतर माध्य से जो हम योग लेते हैं, ठीक है, माध्य से जो विचलनों का योग लेते हैं वो शून्य होता है, और माध्यिका से विचलन लेने पर भी योग लगभग शून्य हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर ऋण और धन का, उस ऋणात्मक और धनात्मक जैसे चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। चौथा हो गया विचलनों का माध्य। इस योग में पदों की संख्या का भाग दे देते हैं। इस योग में, ठीक है, विचलनों का माध्य, इस योग में पदों की संख्या, जो योग निकल कर आता है और जो पदों की संख्या होती है उसमें इसको क्या करते हैं, भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त फल माध्य विचलन होता है। तो इसी प्रकार से उसका हम मतलब कि माध्य विचलन निकालने में सफल होते हैं। फिर गुणनफलों का योग ज्ञात किया जाता है। ठीक है, मतलब कि विच्छिन्न एवं अविच्छिन्न श्रेणियों में विचलनों को पहले आवृत्तियों से गुणा करें। जो निकल आता है, जो विचलन निकल आता है उसको आवृत्ति से पहले गुणा करते हैं, फिर इसका योग निकाल देते हैं, फिर उसको जो आवृत्ति से भाग दे देते हैं। जैसे कि इसमें सूत्र आपको बता दे रहा हूँ, MD, इसको बोलते हैं क्या, माध्य विचलन रीति। ठीक है, MD बराबर सिग्मा डी। सिग्मा एक दो लकीर रहेगा ऑब्लिक टाइप का, फिर उसके बीच में आएगा D बटे N। ठीक है, तो MD बराबर सिग्मा MD और बराबर MD डॉट OR डेल्टा। ये सूत्र देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा।
एम डॉट डी डॉट ओ आर डेल्टा और मतलब और डेल्टा बराबर सिग्मा ऑब्लिक डी बटे एन, ये उसका फार्मूला होता है। तो ये हो गया विचलनों का माध्य। फिर माध्य विचलन गुणांक, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया माध्य विचलन गुणांक गणना विधि देख लिए। अब माध्य विचलन का गुणांक कैसे होता है, तो माध्य विचलन निरपेक्ष माप होता है। माध्य विचलन निरपेक्ष माप होता है। इसे तुलनीय बनाने के लिए इसका सापेक्ष माप अर्थात माध्य विचलन गुणांक ज्ञात करते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए माध्य विचलन में उसी माध्य से भाग दिया जाता है जिसकी सहायता से माध्य विचलन निकाला गया है। इसके लिए भी निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग होता है, जैसे कि माध्य विचलन गुणांक, सूत्र देख लीजिए, माध्य विचलन गुणांक बराबर माध्य विचलन बटे माध्य या माध्यिका या बहुलक, ठीक है। फार्मूला फिर से देख लीजिए, माध्य विचलन गुणांक बराबर माध्य विचलन बटे माध्य या माध्यिका या फिर बहुलक, ठीक है। अब उसी के आधार पर इसको सूत्र में बैठा दिया जाता है। माध्य विचलन गुणांक इसको किस रूप में दर्शाते हैं, डेल्टा एक्स बटे एक्स बार, ठीक है। और फिर माध्य विचलन गुणांक इसको कई प्रकार के सूत्र होते हैं, फिर डेल्टा एम बटे एम, फिर माध्य विचलन, फिर बहुलक के परित माध्यिका के परित माध्य विचलन गुणांक डेल्टा एम, माध्यिका को हम एम से दर्शाते हैं और माध्य को एक्स बार से दर्शाते हैं, और बहुलक के परित माध्य विचलन का गुणांक होता है डेल्टा जेड बटे जेड। तो ये हो गया आपका माध्य विचलन गुणांक। अब चलते हैं परमाप विचलन, ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन। किसे कहते हैं परमाप विचलन? प्रायिकता सिद्धांत और सांख्यिकी में, प्रायिकता सिद्धांत और सांख्यिकी में किसी सांख्यिकीय जनसंख्या डाटा सेट या प्रायिकता के वितरण के प्रसरण के वर्गमूल को मानक विचलन कहते हैं, ठीक है। मानक विचलन को ही परमाप विचलन कहा जाता है, स्टैंडर्ड डिवीजन। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, प्रायिकता सिद्धांत और सांख्यिकी में किसी सांख्यिकीय जनसंख्या डाटा सेट या प्रायिकता वितरण के प्रसरण के वर्गमूल को मानक विचलन कहते हैं। मानक विचलन व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला एक मापदंड है, जो नियमानुसार होता है। मानक विचलन व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला एक मापदंड है, प्रकीर्णन की माप करता है और आंकड़े कितने फैले हुए हैं सभी चीज़ों के गणना कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका परमाप विचलन। तो परमाप विचलन अपकिरण को मापने का सबसे अधिक लोकप्रिय और वैज्ञानिक ढंग है। परमाप विचलन अपकिरण मापने की एक ऐसी रीति है जिसमें ऊपर वर्णित अपकिरण मापने की रीतियों के दोषों को दूर किया जाता है। परमाप विचलन निकालते समय ऐसी क्रिया किया जाता है कि विचलन के सभी पद, ऐसा क्रिया किया जाता है कि विचलन मतलब डी, ठीक है। मैंने आपको बताया था विचलन को डी के रूप में दर्शाते हैं, डीएक्स के रूप में। विचलन के सभी पद स्वयं धनात्मक हो जाते हैं। यहाँ पर ऋणात्मक धनात्मक को कोई नहीं देखा था, सभी चीज़ें यहाँ पर धनात्मक हो जाते हैं और गणितीय अशुद्धता नहीं रहती है। यह धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों को छोड़ा नहीं जाता है, बल्कि सभी विचलनों का वर्ग निकाल लेते हैं। जो विचलन निकल कर आते हैं उसका वर्ग निकालने के बाद क्या होता है, वो अपने आप धनात्मक हो जाते हैं। वर्ग करने पर अपने आप सभी धनात्मक हो जाते हैं। इन वर्गीकृत विचलनों के सरल माध्य का जो वर्गमूल परमाप विचलन होता है, ठीक है। इन वर्गीकृत विचलनों के सरल माध्य कोई वर्गमूल परमाप विचलन होता है। एक विशेष बात यह भी है कि परमाप विचलन सदैव समांतर माध्य से ही निकाला जाता है, ठीक है। एक विशेष बात आपको बता दूं कि परमाप विचलन ज्ञात करने के लिए समांतर माध्य से ही उसे ज्ञात किया जाता है। जैसे कि मैं आपको अभी इसके अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि इसके सवालों को किस रूप में हल किया जाता है। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, थ्योरी को पढ़िए। इसके बाद क्या करोगे, इसके जो संख्यात्मक चीज़ों को आप हल करने में आसानी होगी। और ये आपका एमए सेकंड सेमेस्टर में जो संख्यात्मक शोध की पद्धतियाँ हैं, इसमें कुछ मीन मीडियंस मोड्स, स्टैंडर्ड डिविजन्स, कालपिरेशंस, सहसंबंध अध्ययन, ये सब मैथमेटिकल रूप दिया गया है। तो इसको हल करने में अच्छा लगेगा आपको भी। सबसे पहले आप उसके थ्योरी को जान लीजिए, क्या होता है, किस प्रकार होता है, ठीक है। तो परमाप विचलन द्वारा अपकिरण ज्ञात करने की रीति को प्रयोग में लाने प्रसिद्ध सांख्यिकी कालपिरेशन थे, ठीक है। इसको प्रयोग लाने में सर्वप्रथम कालपिरेशन का हाथ था। समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का समांतर माध्य, समांतर माध्यिका, तो पारित द्वितीय आघूर्ण अथवा प्रसरण कहलाता है। इसी घात का जो वर्गमूल
परमाप विचलन होता है, ये कारण ये है कि ये विचलनों के वर्ग से निकाला जा सकता है। इसको माध्य, विभ्रम, माध्यिका और मूल माध्य वर्ग विचलन भी कहते हैं। इस विचलन को परमाप विचलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि गणितीय दृष्टि से ये बहुत शुद्ध होने के कारण उच्च स्तर के सांख्यिकीय अध्ययनों में इसका प्रयोग किया जाता है। परमाप विचलन के लिए ग्रीक वर्णमाला का अक्षर डेल्टा, ठीक है, ग्रीक वर्णमाला का अक्षर डेल्टा मतलब सिग्मा प्रयुक्त होता है। इसको परमाप विचलन इसलिए कहा जाता है कि यह हमेशा समांतर माध्य पर आधारित होता है। यह परमाप विचलन इसलिए कहा जाता है कि यह समांतर माध्य पर आधारित होता है तथा वास्तविक चिन्हों प्लस या माइनस इन सभी चीज़ों पर इसमें ध्यान नहीं रखा जाता क्योंकि इसमें वर्गमूल निकालने के बाद ये ऑटोमेटिक धनात्मक हो जाते हैं। तो उसी के आधार पर परमाप विचलन को हम इसके अगले वीडियो में बताएंगे, इसको हल करके बताएंगे कैसे इसको हल करना है। तो इसकी गुणांक देखते हैं किस प्रकार इसके गुणांक होते हैं। तो परमाप विचलन भी विचलन के एक अन्य मापों की भांति अपकिरण का निरपेक्ष माप होता है। तुलना योग्य बनाने के लिए इसका गुणांक निकालकर सापेक्ष माप निकाला जाता है, जिसे परमाप विचलन गुणांक कहते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए परमाप विचलन को समांतर माध्य से ज्ञात किया जाता है, जो कि इसका सूत्र होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन, CSD, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है। ऊपर में जो डेल्टा रहता है डेल्टा बटे x बार, ठीक है। परमाप विचलन पर आधारित अन्य माप, परमाप विचलन पर आधारित अपकिरण के अन्य माप होते हैं विचरण गुणांक, विचरण मापक, फिर हो गया घनक या मापक, फिर हो गया सुतथ्यता, उच्च वाचन, संभाव्य विभ्रम, अनेक प्रकार के तरीके होते हैं इसको ज्ञात करने के लिए। तो मैं आपको इसके अगले वीडियो में बताऊंगा, इसके कुछ संख्यात्मक चीज़ें हैं तो उसको हल कर बताऊंगा। बहुत ही सरल तरीक़ों से आप इसे थोड़ा देखते रहिएगा और ये आपको समझने में भी आसानी होगा। धन्यवाद। इसी तरह से अगले वीडियो भी देखते रहिएगा। ये अभी चैप्टर आपका ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है।